किराएदार का मालिकन मेरे दिल की भी तरतीब धड़कनों की आवाजें जैसे मेरे आसपास गूंज रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, वह खड़ी में पसीने से शराबूर हो रही थी। मेरा दिमाग ये सोचने की ताकत से महरूम था अब आगे क्या होगा और मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में कोई कर भी क्या सकता है, आखिर मुझे क्या करना था। मेरा नाम भी बीना है, हमारा ताल्लुक एक अमीर घराने से है। वालिद साहब एक बिल्डर थे। मुझे मेरे घर में हर किस्म की सहूलत हासिल थी, पर शादी के मामले में मुझे मेरी मर्जी करने की इजाजत नहीं थी। हमारे खानदान की लड़कियों को हर तरह की आज़ादी दी जाती थी, पर किसी भी लड़की को अपनी पसंद के मुताबिक शादी की इजाजत नहीं थी। मेरी माँ जब 16 साल की हुई थी तभी उनकी शादी उनसे दुगनी उम्र के मगर एक अमीर तरीन शख्स से कर दी गई और उनकी माँ ने उनके लिए यही मुनासिब समझा। मुझे अपने साथ यही सलूक होने का अंदाजा नहीं था। किराएदार का मालिकन मेरे लिए जब फरहाद का रिश्ता आया, मेरी उम्र 16 साल थी। फरहाद मुझसे 17 साल बड़े थे, पर मेरे घर वालों ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा, जबकि मैंने अपनी तरफ से एहतजाज भी किया। तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर क्या कमी है फरहाद में? अच्छी शक्ल और सूरत का है, अमीर है, और क्या चाहिए, सिर्फ 17 साल बड़ा है तुमसे, जबकि तुम्हारे पापा मुझसे 22 साल बड़े थे। तो क्या मैंने उनके साथ एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी? क्या मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ? मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब दिया। शायद उनके हिसाब से एक मजबूत जवाब था। हाँ, आप खुश हैं, फर्क सिर्फ इतना है, आपकी वो खुशी मुझे आपके चेहरे पर सिर्फ पार्टियों में लोगों के सामने दिखाई देती है। हाँ, आप मुतमईन हैं, जबकि मैंने आपको रातों को रोते हुए भी सुना है। अगर आप चाहती हैं कि मैं भी आपकी तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाऊं, तो कबूल कर ले ये रिश्ता, जाएं और शादी की तैयारियां करें। अगर अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा तो मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी। जिस तीर से आप खुद घायल हुए, वही तीर अपनी औलाद के सीने में उतारना जुल्म है। मैंने रोते हुए कहा। मेरी माँ ने दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की। मैं भी किस्मत के सामने हार गई। मेरी फरहाद से शादी होगी। वो मुझे साथ लाहौर ले आए। यहाँ उनका बहुत बड़ा बंगला था। यहाँ हम दोनों के अलावा चंद नौकर ही रहते थे। फरहाद सुबह ऑफिस जाते थे और रात को वापस आते, कभी कभार तो कई दिन गुजर जाते थे। हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे। वो मेरे जागने से पहले चले जाते और सोने के बाद आते। हमारी उम्र के फर्क में हमारे बीच में एक गहरा शिगाफ डाला था। जो सब मैं करना चाहती थी उनके नजदीक बचपना था। डिनर पर जाना, साथ बैठकर खाना, कोई फिल्म देखना। वो कहते ये सब काम मैं उनके बना भी कर सकती हूँ। उनके साथ उनकी बोरिंग बिजनेस पार्टीज में जाना मुझे पसंद नहीं था, जहाँ लोग एक दूसरे का बाजू थामे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सब खुश हैं। घर जाते ही एक दूसरे से मुंह फेर कर ऐसे सो जाते हैं जैसे एक दूसरे को जानते तक ना हो। अब तो फरहाद ने कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में मैं और अकेलापन महसूस करती। मुझे तन्हाई पसंद नहीं थी।
तन्हाई से वहशत होती, एक बार मैंने मामा से बात कर डाली। आखिर बेटी माँ से दिल की बात न करती तो किससे कहती। मामा ने कहा, फिक्र ना करो, औलाद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभी घर में टूट जाएगा और तुम्हारा भी दिल लगा रहे। तुम्हारे पापा भी फरहाद जैसे थे, माँ ने मुझे तसल्ली दी थी। मैं भी अपनी औलाद का इंतजार करने लगी। मेरी शादी को 8 माह हो गए, मगर मैं उम्मीद से न हुई। मैं डॉक्टर के पास गई, कुछ चेकअप करवाया। डॉक्टर ने मेरे टेस्ट किए। अगले दिन मुझे दोबारा बुलाया। यह खबर सुनाकर उसने मुझे हमेशा के लिए मायूस कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। औलाद औरत के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। औलाद का न होना औरत के लिए बड़े दुख की बात होती है। मुझे ये खुशी कभी नहीं मिलेगी, ये सोचकर ही मेरा दिल हल जाता। इस दिन के बाद से जैसे मुझे चुप लग गई। एक बार फिर किस्मत के आगे हार गई थी। वो सारी रात में रोते हुए गुजारी, मगर मैंने दिल में फैसला कर लिया कि ये बात मैं फरहाद को कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हम इतने मजबूत रिश्ते में नहीं बंधे थे कि वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त करते। फिर वो मुझसे मुंह मोड़ लेते तो मैं कहाँ जाती। अब तो तन्हाई मुझे और भी काटने लगी। मैं बहुत उदास रही। बिलाखिर उन्होंने मेरा एहसास किया। एक फैमिली को हमारे घर में पिन गेस्ट के तौर पर ऊपर वाले पोर्शन में रहने के लिए बुलाया। वो कल 3 लोग थे, एक बूढ़े अंकल, आंटी और उनका बेटा। ये लोग फरहाद के वाकिफ और बहुत अच्छे थे। अंकल आंटी ने मोहब्बत की शादी की थी। मैं जब उदास होती उनके पास चली जाती, उनकी मोहब्बत के किस्से सुना करती। वो खुद बूढ़े थे पर उनकी मोहब्बत जवान थी। मेरी और फरहाद की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। लगता था कि हमने सदियां एक साथ झीले हैं और दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। उनका बेटा अली मेरा हम उम्र था, कभी कभी इससे सलाम दुआ हो जाती। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। मैट्रिक का स्टूडेंट था। मैंने अक्सर उसे पढ़ते हुए ही देखा था। शायद शाम में कोई कंप्यूटर कोर्स करने जाता था। अक्सर मुझसे अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर लेता। एक बार अंकल आंटी को हज के लिए जाना था। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की, मैं अली के खाने पीने का ख्याल रखूं तो मेहरबानी होगी। मैंने कह दिया कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आखिर खाना नौकर ही बनाते हैं, तो जहां 2 लोगों का खाना बनता है वहां 3 का भी बन जाएगा। ये लोग हज के लिए रवाना हो गए। अगले ही दिन फरहाद भी काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए कराची चले गए। अब घर में ज्यादातर मैं और अली होते। एक शाम शायद वो कंप्यूटर एकेडमी से वापस आया। मैं हाल में बैठी चाय पी रही थी। इसने मुझे सलाम किया। मैंने इसे चाय पीने की ऑफर की। वो मेरे साथ ही बैठ गया। शुक्रिया, चाय की बहुत तलब हो रही थी। खुद से चाय बनाकर पीना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, बता दिया करें, मैं आपके लिए चाय भिजवा दूंगी। कहने लगा, दरअसल मुझे अकेले बैठकर चाय पीने से कोफ्त होती है। मुझे उम्मीद नहीं कि आप ये कहीं कि मैं आपके साथ बैठकर पी लिया करो। अली ने खुद ही अपनी बात की और हंसने लगा, मगर मैं खामोश ही रही। कहने लगा, आप मेरे साथ बैठकर चाय पी लिया करें। मुझे वैसे भी उलझन होती है। कहते हैं कि 2 एक जैसे लोग बहुत जल्द एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।
कुछ दिन में मैंने ये जान लिया कि अली बिल्कुल मेरे जैसा है। शायद इसलिए कि हमारी उम्र एक जितनी थी। वो बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। बात बात पर मजाक करना इससे खूब आता है। हमारे शौक सब मिलता था। रोज चाय की टेबल पर हम खूब बातें करते। हमने इस मौजू पर भी बात की कि मेरी शादी माँ बाप की मर्जी से हुई। फरहाद मुझसे मुख्तलिफ इंसान है कहने लगा। मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप उनके साथ खुश नहीं हैं। मुआफ कीजिएगा, वो मुझसे आपका तारुफ नहीं करवाते तो मैं यही समझा था कि आप तो उनकी बहना बेटी हैं। ये बात करके अली बेसाख्ता हंस पड़ा। जब उसने देखा कि मैं संजीदा हूं तो फौरन अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने लगा। कहने लगा, ये आपका जाती मामला है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जिंदगी गलत फैसलों की नजर करने के लिए बहुत छोटी है। फिर अपनी पसंद से शादी करना कोई गुनाह नहीं। मैं तो हैरान होता हूं कि लोग ऐसे क्यों जीना पसंद करते हैं। जिस इंसान को वो पसंद ही नहीं करते खुद को क्यों इसके हवाले कर देते हैं। मैं माँ बाप को देखता हूँ, वो एक साथ कितने खुश हैं। अगर आज से 25 साल पहले अपने दिल की ना सुनी होती तो आज साथ ना होते। ना ही खुश होते पर खुश हैं, ना क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया। जो लोग ऐसा नहीं करते शायद बुज़दिल होते हैं। इतने बुज़दिल के अपने लिए लड़ना भी नहीं चाहते हैं। अली तो चला गया मगर उसकी बातें रात भर मेरे दिमाग में घूमती रही। वो कोई इतनी बड़ी गहरी बात कर गया था कि मैं हैरान थी। अगले दिन मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मैं अली की तरफ पेश कदमी करूं। अगर उसने मेरा हाथ झटक दिया तो मैं अपनी जिंदगी और हालात को कबूल कर लूंगी। अगर उसने भी जवाबा मेरी तरफ पेश कदमी की तो मैं अपने लिए यह कदम उठाऊंगी क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूं। हम दोनों रोज की तरह बैठ के चाय पी रहे थे। आज मैं अली से कदरे करीब ही सोफे पर बैठी थी, जबकि मैं उसके साथ नहीं बैठा करती थी। इसने भी ये बात नोट नहीं की क्योंकि शायद इसके दिल में वो जज्बात नहीं थे जो मेरे दिल में थे। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। एक दिन चाय पीते हुए मैंने इसे चीनी दान थमाया। मेरा हाथ इसके हाथ पर लग गया। उसने इस बार भी मुझे नोट नहीं किया, जबकि मैं उसे जानबूझकर अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। एक दिन मैं बड़े अजीब से एहसास के ज़ेर असर थी। हम साथ बैठ के चाय पी रहे थे कि अचानक बात करते हुए मैंने अली के हाथ पर हाथ रखा। अगले ही पल वो मुझसे उठकर दूर हो गया। ये क्या कर रही हैं आप मिसेस फरहाद? पिछले चंद दिनों से आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप होश में तो हैं? आपने मुझे किस किस्म का इंसान समझ लिया? आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? अली फौरन भी बिफर गया और मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सर झुका लिया। फिर अचानक मुझे अली के हंसने की आवाज आई। मैंने सर उठाकर उसे देखा। मैं बहुत हैरान हुई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, कहने लगा, मुझे लगा था तुम कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ोगी। वो इतनी मोहब्बत से भूला कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है, पर गुनाह ना सिर्फ अंधा है बल्कि बहरा भी होता है। इससे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। हम अपने अलावा सारी दुनिया को भूल चुके थे। रात होते ही नौकरों से नजर बचाकर मैं अली के कमरे में जाती।
रात होते ही नौकरों से नजर बचाकर मैं अली के कमरे में जाती, मेरे घर से निकल जाते। मुझे फरहाद की कोई फिक्र नहीं थी। आखिर उन्होंने आज तक मुझे दिया ही किया था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करके एक दूसरे के हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अली के साथ ही रहना है। मैंने बहुत जल्द फरहाद को इस बारे में बताना था। अली को भी बताया कि मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक है। तुम मेरी मोहब्बत हो, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने एक तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा प्लान किया है। कल शाम तुम मेरे घर आना, ठीक आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में चली आना। मुझे यकीन है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगी। अली की बात से मैं खुश होगी। अगले दिन अली घर आ गया। एक आधे घंटे बाद मैं अली के कमरे में गई। मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी। मैं जब अंदर गई तो अली टीवी के सामने खड़ा था, मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। मैंने ऐसा ही किया। शायद अली ने टीवी ऑन किया था, कोई फिल्म लगाई थी। इसकी आवाज पर मैं चौंक कर आंखें खोलने लगी। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी मुस्कुराहट उड़ गई, जबकि अली के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग माऊफ होने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये वो वीडियो थी जो मुझे बर्बाद करने के लिए काफी थी। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये तोहफा? अरे तुम रोने क्यों लगी? देखो हम साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या ख्याल है? ये वीडियो तो तूफान है, वो तूफान जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अली, तुमने मेरी वीडियो बनाई थी, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी शौहर को ना दिखाऊं तो हर माह मुझे मुन्ह मांगी रकम देना। उसके अलावा तुम भी रोज मेरे कमरे में आओगे जैसे अब तक आ रही हो। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये सब मंजूर है या नहीं। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। अली हंसने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया क्या? वो सब झूठ था। तुम पहले दिन से ही मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैं बमुश्किल इतना बोली, हाँ और क्या हम जैसे लोग मरते हैं ऐसी आसाइशों के लिए जिनमें रहकर भी तुम खुश नहीं हो। तुम तो मेरे हाथ आए सोने की चिड़िया हो। मोहब्बत किया है, इससे हम जैसों को क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपनी जरूरतें और ख्वाब पूरे करने हैं। आज से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। मेरी जिंदगी अली की गुलाम बन गई। हर माह मुझसे लाखों रुपए भी लेता और मुझे गुनाह पर भी मजबूर करता। वक्त के साथ मुझे पता चला कि वो बूढ़े अंकल अली के माँ बाप नहीं थे, बल्कि इस खेल में उसके मददगार थे। वो किसी बैंक में नौकरी नहीं करता था। जब फरहाद घर आते तो अली ऐसे पेश आता जैसे उसने कभी मुझसे बात ही ना की हो। उनके जाते ही वो अपना असली रंग दिखाता। यूं ही 6 माह गुजर गए। मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई। इससे बेहतर तो मेरी पहले वाली जिंदगी थी। मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। क्या ये सब यूं ही चलता रहना था? कौन था जिसने ये सब रोकना था? कभी सोचती कि अपनी जान दे दूं, कभी सोचती कि फरहाद को सब कुछ बता दूं।
एक बार अपनी माँ को सब कुछ बताने का सोचा और मेरी हिम्मत न हुई। बिलाखिर मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मुझे मुआफ कर दे, मैं बहक गई थी। मेरे नफस ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तवज्जो चाहिए थी, आपका वक्त चाहिए था जो कभी नहीं मिला। मैंने आपसे एक और झूठ भी बोला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात आपसे इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे लगा आपको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे, मुझे जो चाहे सजा दे, मुझे कबूल है। आप मुझे जान से भी मार दें तो कोई गम नहीं होगा। मैंने फूट फूट कर रोते हुए अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। इस दिन मैंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। मैं फरहाद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उठे और मेरी तरफ बढ़े। मैं बहुत घबरा गई, खौफ से कांप रही थी। फरहाद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कहने लगे, अब तुम इस आदमी के पास नहीं जाओगी, ना ही इससे बात करोगी, मैं सब संभाल लूंगा। मगर ये मत समझना कि मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा और तुम्हें वो फैसला मानना पड़ेगा। फरहाद ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अगले दिन फरहाद रात को घर नहीं आए। अली ने मुझे कॉल करके बुलाना चाहा, मगर मैं कॉल नहीं उठा रही थी। वो बार बार मुझे कॉल करता रहा। बिलाखिर गुस्से में मेरे कमरे तक आ गया। मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि अचानक वहां पुलिस आ गई। इससे रंगे हाथों पकड़ लिया। फरहाद ने पुलिस को बताया कि इस शख्स ने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अली पुलिस को मतलूब था। वो पहले भी कई ऐसी लड़कियों को बेवकूफ बनाकर लूट चुका था। पुलिस ने अली और उसकी नकली फैमिली को भी पकड़ लिया। SHO फरहाद का वाकिफकार था। उसने अली से मेरी वीडियो लेकर तलब कर दी और यकीन दिलाया कि इसकी और कोई कॉपी नहीं है। फरहाद ने मुझसे बातचीत बंद रखी। एक दिन उन्होंने मेरा सामान पैक कर दिया। मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगे। मेरे पास भी यह हक कहाँ था कि मैं उनसे मुआफी मांगती। वो मुझे क्यों कर मुआफ करते। मैं सर झुकाए बैठी थी। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने, पर इसमें मेरी गलती भी थी कि मैंने तुम पर तवज्जो नहीं दी। तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है। तुम अपनी माँ के घर रहो। उनसे मैं कह दूंगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें वहां छोड़ रहा हूं। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर मेरे साथ रहना है तो सब भूल कर आ जाना, अगर नहीं तो बता देना, तलाकनामा मिल जाएगा। फरहाद ने सामने देखते हुए कहा। मैंने कहा, मैं इस काबिल नहीं हूं। फरहाद, खुद को मुआफ करने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को मुआफ नहीं करोगी, कोई भी तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये आखिरी मौका है। फरहाद मुझे अपनी माँ के घर छोड़कर खुद वहां से चले गए। 6 माह बाद मैं अपने घर चली आई। तब से आज फरहाद ने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने फरहाद को कितना गलत समझा, पर वो कितने अच्छे इंसान थे। नफस के रास्तों पर सिर्फ बर्बादी ही आपकी मुंतजर है। पाक रिश्ते जैसे भी हों वो आपके लिए ठीक होते हैं। आज मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ।